हज 2023 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और 21 मई से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन हज जिस तरह हर साल महंगा होता जा रहा है, इस मरतबा तो तमाम हदें पार कर दी गई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि औरंगाबाद से जो आज़मीन या श्रीनगर से जो आज़मीन हज जाना चाह रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा तकरीबन 1-1 लाख रुपए तक देना पड़ रहा है। ये मसला जो है कई सालों से चला आ रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले यानी हज पॉलिसी जिस दिन ऐलान होने जा रही थी, उस दिन जो अखिलती वजीर की जो वजीर है स्मृति ईरानी साहिबा, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो इस मसले को डील करेगी, लेकिन ये मसला यूं कि तो बरकरार है। उसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल हज कमेटी के साबिक सेक्रेटरी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहे हैं शबीर अहमद साहब, और वो जो हज उमूर में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं कि हज के सिलसिले में क्या क्या हो रहा है अब तक का। वो जो एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप के शख्सियत है उनकी हज के हवाले से। शबीर अहमद साहब, ये जो अब मामला सामने आया अचानक, हाजियों के लिए एक तरह का शौक है कि कई हाजियों को 1-1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। श्रीनगर के, औरंगाबाद के, जो बॉम्बे से जा रहा है उसको 3 लाख समथिंग रुपीज़ देना पड़ रहे हैं, और जो औरंगाबाद से महाराष्ट्र का जो शहर है 3,85,000 3,92,000 रुपये देना पड़ रहे हैं। तो ये जो कैफियत है ये क्यों हो रहा है, इस तरह क्या मामला क्या है इसमें? मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था जो मेरी आपसे पहली गुफ्तगू हुई थी 3 अप्रैल को, और उससे पहले मीडिया स्टार के साथ भी मेरी गुफ्तगू हुई थी। उसमें भी मैंने कहा था कि इस साल हाजी के लिए, हिंदुस्तानी हाजी के लिए हज बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो उसकी वजह यह है सिर्फ कि अब हज जो है सरकार की नज़र में या हज कमेटी की नज़र में एक खिदमत का ज़रिया नहीं रह गया है। अब ये एक कमर्शियल वेंचर हो गया है। और उस वक्त जब सब्सिडी दी जाती थी तो जो लोग शोर मचाते थे, तो उस वक्त ये बात कही जाती थी कि हज सब्सिडी ज़रूर हटा दीजिए, लेकिन फिर उसके ये ज़रूर होगा कि फिर जो उसके परिणाम होंगे, जो रिज़ल्ट्स होंगे, वो यही होंगे कि फिर किराए पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और जो हज की जो अपनी हवाई जहाज़ की कंपनियां हैं, उनका कोई अंत नहीं रहेगा अपने इस मनमाने तरीके से किराया लेने में। यहाँ तो एक अजीब नज़ारा देखने को आया है इस बार कि बहुत दिन तक तो कोई हज की फ़्लाइट्स का इंतज़ाम ही नहीं था। मेरी इत्तला के मुताबिक आज तक फ़्लाइट शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है आज तक, जबकि 21 मई से फ़्लाइट्स का आगाज़ होने जा रहा है, हज फ़्लाइट शुरू होने जा रही हैं। पहले जो मेरी इत्तला है, सबसे पहले जब टेंडर खुला तो सऊदिया एयरलाइंस ने, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इस साल हज इंडिया से मैं ले ही नहीं सकता हूँ, ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद 1 हफ़्ते तक जो तगोदो चली है सरकार में और जो परेशानी चली है, उसका अंदाज़ा सरकारी अफसरों को ही है। उसके बाद ये अचानक मालूम हुआ कि दोबारा जब ये टेंडर खोला गया तो सऊदिया ने आधे पिलग्रिम्स की ज़िम्मेदारी कबूल की है, यानी 50% उन्होंने कहा मैं उठा लूँगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये शर्त लगा दी कि बम्बई और दिल्ली के ही पिलग्रिम्स उठाऊँगा मैं, बाकी जो है आप जाने, आपका काम जाने। तो उसके लिए एक और एयरलाइंस को ढूंढा गया, और वो ऐसी एयरलाइन थी कि जो दिवालिया होने के करीब थी। गो एयर की बात कर रहा हूँ मैं। और वो फिर अभी रेट्स फाइनल होने में, स्टेशंस वगैरह फाइनल होने में अभी आखिरी मराहिल से करीब थी। तो तभी ये मालूम हो गया कि गो एयर जो है उसने अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया।
तो जाहिर बात है कि अगर कोई एयरलाइन के पास बिल्कुल दिवालिया है तो उसको हज जैसी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। तभी बाज़ार में लेकर ढूंढा गया और इंडिगो को तैयार किया गया। एक फ्लाई नेस है जो सऊदियाई एयरलाइंस की एक ज़ैली कंपनी है, और एक 2 स्टेशन विस्तारा को दिए गए हैं, एक एयर एशिया को 2 स्टेशन दिए गए हैं, बाकी इंडिगो को दिए गए हैं। तो अब अगर अंदाज़ा ये है कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त में मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाएंगे तो वो तो महंगी मिलेगी भाई। तो मेरा सवाल ये है, जो मैंने 3 अप्रैल को भी आपसे किया था, कि उस दिन तक भी इसके सिलसिले में कोई मजबूत पेशरफ नहीं थी, और 3 अप्रैल और 21 मई में कितना फ़र्क है। जबकि कायदे से जो हमारे रवाबित हैं और जो हमारे ज़वाबित थे इस सिलसिले में, हमें ईद तक हज के सारे इंतज़ामात हज कमेटी को मुकम्मल कर लेने चाहिए। यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, इस यहाँ शुरू ही हो रहे थे। जी। तो ये सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से, मैं उसे हज कमेटी की तसाहुल कहूँ या सरकार की तसाहुल कहूँ, लापरवाही कहनी चाहिए। और जो मुझे हज कमेटी के ज़राए से इत्तलात मिली हैं कि उनके हाथ आजकल जो हैं बिल्कुल कलम कर दिए गए हैं। यहाँ सारे जो इख्तियारात हैं वो वज़ारत अक़लियती उमूर ने अपने हाथ में रखे हैं। तो हज कमेटी को उज़्व मुअत्तल, हाँ बिल्कुल जस्ट ए शो पीस। जी। मुझे उसके नतीजे में ये मसाइल पैदा, हाँ मुझे मालूम हुआ कि एक अभी की बात है कि मुझे हज कमेटी के ज़राए से मालूम हुआ कि वो स्टेशन बदलने की रिक्वेस्ट थी। कोई गया से नहीं जाकर बम्बई से जाना चाहता था। उसकी वजह यही है जो जिस पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि गया और बम्बई के जो किराया है उसमें तकरीबन 1 लाख का फ़र्क है। तो अब कोई भी जी होश आदमी जिसका बम्बई में भी जाने का ज़रिया है वो नहीं चाहेगा कि वो गया से जाए। जबकि ये जो छोटे स्टेशन बनाए गए थे वो इस वजह से बनाए गए थे कि इससे वहाँ के जो पिलग्रिम्स हैं, चूँकि हमारे पिलग्रिम्स की ज़्यादातर तादाद ज़ईफ़ होते हैं, तो वो बूढ़े होते हैं, तो वो अच्छा है कि उनके घर के करीब ही हवाई जहाज़ वहाँ से जाए, सहूलत दी जाए। तो इसको अब अजीब बात है कि उस मकसद के बिल्कुल बरखिलाफ़ आपने छोटे स्टेशंस के किराए इतने बढ़ा दिए हैं कि वहाँ के रहने वाले जाना ही नहीं चाहते हैं। अब वही आप औरंगाबाद का जैसे आपने बात कही, इसी तरह मुझे मालूम हुआ कि बनारस से और लखनऊ के दोनों के किराए के बीच में 18,000 का फ़र्क है, जबकि बनारस से लखनऊ जो है 3 घंटे का सफ़र है। अब वही बाई रोड। जी। अब वो नागपुर का है। अब नागपुर कहाँ बताइए? नागपुर का 67,000 है और औरंगाबाद का 88,000 है। यानी वो 67, अब यानी कोई लॉजिक भी नहीं है वहाँ पर, रैशनल भी नहीं है कि ये टिकट जो है, ज़ाहिर बात है नागपुर तो दूर है, औरंगाबाद से काफ़ी 500 किलोमीटर दूर के फासले पर है। वो बम्बई से तो करीब है, औरंगाबाद बम्बई से 300 साढ़े 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर है। तो अब ये इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है जो मैं पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि अब हज का जो मसला है उसको कमर्शियल वेंचर बना लिया गया है। सरकार इस बात को समझती नहीं है कि हमारा जो बेचारा, इसमें कोई सारे मालदार हाजी नहीं होते हैं। जो मेरा तजर्बा है कि जो सबसे ज़्यादा गरीब हाजी है वो उसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है, और मतलब बरसों की अपनी सेविंग से हज पर जाता है। यहाँ तक कि आप अगर आप देखें उसका एनालिसिस करें डेटा का, तो ज़्यादातर तादाद जो मुलाजमत ख़त्म होती है, जिनकी 60 साल की उम्र हो जाती है, जब उनको फंड्स मिलते हैं वो भी हज पर लगाना चाहते हैं। या किसी को बेटा अगर कहीं बाहर चला गया, उसने पैसे भेज दिए हैं, तो वो हज पर जाना चाहता है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारा पूरा मतमय नज़र, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है हज के बारे में। तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों को बैठकर सोचना होगा। ये भी मुझे मालूम हुआ था वहाँ सऊदी अरब के ज़राए से कि बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए जो कमेटी गई, जो लोग गए, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोग थे, उनको वहाँ से कोई तजुर्बात नहीं थे। दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि हज कौंसलेट ही कही है जिद्दा में जो है, तो उसका मेन पर्पस, तो कौंसलेट जो कायम किया गया है जिद्दा में, उसका मेन पर्पस तो वही हज उमूर को ही देखना है, तो उससे कोई कंसल्ट नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जा रहा है।
तो वो वहाँ पे जो टकराव क्लैश के नतीजे में अब वो किस तरह की इमारतें खरीदी गई है, क्या है, आपके ज़माने में क्या होता था और क्या होना चाहिए, उसके नतीजे में भी जो है हमारे ज़माने में तो भाई साहब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल था कि 1 किलोमीटर से बाहर हम हिंदुस्तान के हाजियों के लिए जगह लेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। और उस वक्त के रेट्स के हिसाब से उसका 860 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 860 रियाल में जगह मिल जाया करती थी। और ज़्यादा बड़ी तादाद हम लोग कोशिश करते थे कि जो उसके बिल्कुल करीब बाबे अब्दुल अजीज़ के करीब एक मोहल्ला था, मिसफला कहते थे उसको, अब वो टूट गया है मिसफला, अब उसमें बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश होती थी कि उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा मकान लें। और हमारे हिंदुस्तान के हाजी उसी में ज़्यादा रहना भी पसंद करते थे, चूँकि वो मकानात बहुत ऊंचे नहीं होते थे, बिल्डिंग्स बहुत ऊंची नहीं होती। लेकिन अब वो हालात बदल गए हैं, यानी हम वहाँ उसके नफ़क के बाहर जो टनल थे उसके बाहर जाना ही मायूब समझते थे अपने हिंदुस्तानी हाजी के लिए। तो वो तो अब कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब तो ये कहा गया है कि अजीज़िया एक तरह से जो है मोहल्ला, उसको इलाका कहते हैं उसको हिंदुस्तानी हाजियों के लिए बिल्कुल मुख्तस कर दिया गया है, बिल्कुल रिज़र्व कर दिया गया है। अब इनके अंदर की क्या, वो आप सही फरमा रहे हैं कि, और ये मेरा हमेशा से मानना है कि जब भी हज के मामले में पॉलिटिकल मकासद होंगे तो फिर उनके नताइज कभी भी अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि ये दोनों मामलात जो हैं मुसलमानों के, एक तालीम और एक हज, इसमें किसी भी किस्म की सियासी गुंजाइश को रवा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन अब जो हो रहा है वो आपके सामने है। इवन हज कमेटी का जो गठन है, जो हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो अब ये जो कैफियत पैदा हो गई, जो मुश्किलात पैदा हो गई हाजियों के लिए, उसका कोई, जैसा कि आपने ये भी बताया कि ऑप्शन तो दिया गया था कि आपको अगर वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एम्बार्केशन पॉइंट जो है तो चेंज कर सकते हैं। अब एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करने में भी प्रॉब्लम किए जा रहे, खड़े किए जा रहे। नहीं हो ही नहीं रहा। उसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री से ही होगा जो भी होगा। अब बेचारा वहाँ बैठा है कोई हाजी गुवाहाटी के साहिली इलाके में या बिल्कुल रिमोट एरिया में, वो कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा। और जो स्टेट हज कमेटीज़ की कोई पावर है नहीं, तो ये बड़ी अजीब बात है। और नहीं तो वे आउट क्या है अब आप, क्योंकि ये जो मुश्किलात खड़ी हो गई है, हज वे आउट भाई साहब सिर्फ एक है कि आप हज कमेटी को एक बाख्तियार इदारा तस्लीम करें, खाली ये कि कागज़ पर ना हो। हज कमेटी एक मुकम्मल तौर पर बाख्तियार अदारा हो, एक, चूँकि हज कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इट हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे इदारे को भी अगर आपने बिल्कुल हाथ और पैर का कर दिया है, तो फिर तो हिंदुस्तानी हाजी के सामने यही सब मुश्किलात आएंगी। एक दूसरा, क्योंकि जब हज कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदे होते हैं। मैं मतलब किस के नाम लूँ, इवन मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हज कमेटी के मेंबर रहे हैं। तो वो जब मेंबर रहते थे तो वो पार्टी, ये ईमानदारी की बात है कि वो पार्टी के चीज़ों को बालाए ताक रख दिया करते थे। जो उस वक्त की ज़रूरतें होती थी, वहाँ बात होती है, हर इशू पर बात होती है हज कमेटी के। तो अब अगर उनकी पावर से आपने सलब कर ली है, बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, तो फिर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं बेचारे, मैं बेचारे जानबूझकर कह रहा हूँ, उनको वहाँ के लवाज़िमात का, वहाँ की तरजीहात का, वहाँ के प्रेफरेंसेस का, वहाँ की ज़रूरियात का, वहाँ के जो मराहिल होते हैं, उनका इल्म ही नहीं है। अगर उनको यही नहीं पता है कि हज होता कैसे है, होता क्या है, 5 दिन की गतिविधियाँ क्या है, 5 दिन की एक्टिविटीज़ क्या हैं,
और उसमें कैसे मूव करना होता है, तो वो उनको बेचारों को क्या पता है। अच्छा, ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, बिल्कुल तसाइल का मुजाहरा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, कि जो मार्जिनलाइजेशन करना है, पुश आउट करना है, तो कहीं उसका तो कहीं असर नहीं है? ये जिस तरह का काम हो रहा है, वो सब्सिडी ख़त्म करने से लेकर अब तक के जितने भी काम हो रहे हैं, कि सब्सिडी का भी पैसा अभी तक दिया नहीं गया। सब्सिडी देखिए, ख़त्म करने की जो तहरीक थी उसके सबसे बड़े मुहर्रिक थे शहाबुद्दीन साहब जी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब्सिडी ख़त्म करने का भी इसका हिस्सा था, लेकिन ऐसा उसके साथ वो भी करते थे ना, शहाबुद्दीन साहब ये कहते थे कि भाई इंटरनेशनल टेंडर हाँ, वो मैं भी कह रहा हूँ, और मैंने पिछली मरतबा भी आपसे कहा था कि सॉल्यूशन सिर्फ इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर जिसे कहते हैं, वो है सिर्फ सॉल्यूशन। जब आप बाज़ार में निकलेंगे और बाहर की कंटेंडर्स को लाएंगे तो वो आपको सस्ते कीमत पर जहाज़ देने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही तय कर दिया कि हमें सऊदीया और हिंदुस्तानी एयरलाइंस के अलावा तीसरे की तरफ नहीं देखना है, तो फिर कैसे होगा, और उसके फिर नतीजे यही होंगे। तो ये मेरा बिल्कुल मानना है 100%। तो अब जो है एक हाजी को जो है तकरीबन बहुत शुक्रिया शफी साहब, आपने सब चीज़ों पर रोशनी डाली, सब एस्पेक्ट को जो है तो हमारे नाज़रीन को बताया, व्यूअर्स को बताया। अब इसका एक ही हल ये है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो मुस्लिम तंजीमों का एक डेलीगेशन, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वो जाकर वज़ीर साहिबा से मिले कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हाजी की बड़ी तादाद जो है, जैसा कि शफी साहब ने बताया, कि बहुत ही माशी एतबार से कमज़ोर तबक़ात से आती है और उनकी ज़िंदगी भर की वो कमाई होती है जिसके ज़रिए वो जाना चाहते हैं। अब अचानक किसी पर जो 1 लाख का बोझ डाल दिया जाए, 1 लाख रुपये तो एक्स्ट्रा किराए में देना पड़ रहा है, प्लस उनको जो है ज़र मुबादला भी ख़रीदना पड़ेगा, यानी वो तकरीबन 40-50 हज़ार जिसकी अपनी जैसी हैसियत है उस हिसाब से वो ख़रीदेगा। तो एक हाजी पर फी हाजी अगर कोई औरंगाबाद से जा रहा है तो उसको तकरीबन 4.5 लाख रुपये तो सिर्फ नकद खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाकी अलग से 2 अखराजात होंगे, वो एक अलग पहलू है। तो ये जो सूरत हाल है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसमें कहीं ना कहीं वजारत जो है, अखिलती वजारत का बड़ा अमल दखल है, वो उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।